बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 4 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4.10 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसको शॉर्ट और MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करेंगे। इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेना। जो इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट की जा रही हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है। बस वो याद रखिएगा, वहीं से MCQ आ सकता है। सबसे पहले पैराग्राफ देखें जी, कहते हैं इट इज़ आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दैट अ लो आर्म चेयर इज़ मोर स्टेबल। लो आर्म चेयर इज़ मोर स्टेबल देन अ हाई चेयर। कहते हैं वो चेयर जिसकी टांगें छोटी होंगी तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा ना वो लो बनेगा। उस चेयर का नाम वो कह रहा है लो आर्म चेयर इज़ मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है। उस पर बैठेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि यार ये चेयर टूट जाएगी या गिर जाएगी, ठीक है। देन अ हाई चेयर, जो हाई चेयर होगी, हाई आर्म चेयर होगी, मतलब जिसकी टांगें बड़ी बड़ी होंगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट थोड़ा ऊपर बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। तो बस आपने ये याद रखना है कि जिस चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लो लाई कर रहा होगा ना वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। तो लो आर्म चेयर का मतलब यही है कि जिसकी टांगें छोटी होंगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट नीचे बनेगा, अर्थ के करीब करीब बनेगा, तो वो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है बेटे, क्या चीज़ ज़रूरी है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है ये चीज़ देखना बड़ी ज़रूरी है। तो जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लो होगा ना वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। बस ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने याद रखनी है। आगे कहते हैं द पोजीशन ऑफ ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। जब आप स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे होंगे ना तो वो कहता है फिर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो यही होगा कि आप पहले देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, उस बॉडी का कहाँ पे लाई कर रहा है। अ बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ लोडेड। कहता है एक बस की हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल है ये आप देख के बता सकते हैं। या डिपेंड करता है उसकी लोडिंग पे कि आप उसकी लोडिंग कहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इसी बस की छत के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान, हैवी सामान पुट कर दूँ तो फिर डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है वो जब हवा की वजह से सामान थोड़ा सा हिलेगा ना तो ये इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो बस गिर भी सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर वही सामान मैं इसके बेस एरिया में, ये जो नीचे फ्लोर है, अब तो जो न्यू बसेस आ गई है ना उसके अंदर देखते हैं आप, यहाँ पे बॉक्स बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उन बॉक्स को खोल कर अंदर सारा सामान रखा जाता है उसके फ्लोर पे ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ऊपर नहीं रखा जाता छतों पे सामान, वो पुराना दौर ख़त्म हो गया है, बल्कि यहाँ इसके अंदर रखा जाता है बॉक्स इसके अंदर ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि उसकी लोडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसकी लोडिंग कहाँ पे कर रहे हैं। आगे देखें, इफ़ द हैवी लोड्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द बस इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लो। कहता है अगर आप यहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर सामान ज़्यादा रखेंगे ना तो जिसकी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा वो लो हो जाएगा। जिधर वेट ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट उधर ही लाई करेगा। ये आपको पीछे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टॉपिक में पढ़ा के आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखें एक छोटा सा ये बॉक्स है, जैसे डंबल की एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एक हैवी मैस है, तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट यहाँ सेंटर में थोड़ी लाई करेगा, जिधर मैस ज़्यादा है ना वेट उसके करीब करीब यहाँ पे लाई करेगा। तो अब जब सामान इसके अंदर आएगा तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट क्या हो जाएगा, लो, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वही पॉइंट यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है। बात एक ही है लेकिन वो डिफरेंट अंदाज में ना आपके सामने पेश करेगा। बस आपने वो पॉइंट नहीं भूलना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जहाँ पे लो होगा ना वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नाउ इफ इट इज़ डिस्टर्ब्ड स्लाइटली अ टॉर्क विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहता है अगर किसी कारण, किसी वजह से वो थोड़ी सी अगर बस टर्न पे आ जाए इस तरह से, जैसे आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो डिस्टर्ब होने के फ़ौरन बाद ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। देखते हैं ना अक्सर गाड़ी जब जा रही होती है तो हल्का सा टर्न में पता चलता है गिरती है, लेकिन नहीं, वो फ़ौरन अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाती है। तो इस तरह ये है स्टेबिलिटी का फ़ायदा, एक्सीडेंट नहीं होते, चीज़ें गिरती नहीं है। तो बहरहाल इस पूरे पैराग्राफ में आपने देख लिया, आपको समझ आ गई कि भाई इस टॉपिक के अंदर क्या बातें की जा रही है। कोई है इंपॉर्टेंट बात? नहीं, सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले भी बता चुके हैं, तो लिहाजा इसमें यही चीज़ डिस्कस की जा रही है। आगे फिर वो एक इन्फॉर्मेशन में आपको, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में यही चीज़ फिर से बताएगा। ये देखें ना यहाँ पे कहता है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर। यहाँ पे आप वही चीज़ समझ लें बस। देखें ये एक स्टूल है, दूसरा ये है, दोनों की हाइट बराबर ही है तकरीबन, लेकिन इस बंदे को देखें जिस अंदाज में ये बैठा है ना,
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ये आ रही है। तो इसी लाइन के ऊपर, इसी वर्टिकल लाइन के ऊपर ही इस सपोर्टिंग पॉइंट की नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि इसी पॉइंट पे ऊपर, ये इसी लाइन के ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नॉर्मल फोर्स। अब देखें, एक ही वर्टिकल लाइन पे अगर सेंटर ऑफ मास या कह लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी बेटे, नॉर्मल फोर्स, वो अगर एक ही वर्टिकल लाइन पे एक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, पीछे पढ़ा क्या है। तो देखिए, पॉइंट ऑफ सपोर्टिंग और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहां देखें, इसको किसी वजह से तकलीफ हो रही है, ये मजे लेने की खातिर क्या कर रहा है, देखें अपनी टांगों की मदद से ना थोड़ा सा स्टूल को हिला रहा है, स्टूल थोड़ा पीछे चला गया, देख रहे हैं ना। यही बातें यहाँ पे की जा रही हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी देख आप खुद लीजिएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट की डायरेक्शन ये आ रही है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन, सपोर्टिंग पॉइंट, तो ये अब ये देखें, ये यहाँ जा रहा है। तो अब ये वेट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट और सपोर्टिंग पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे इस केस में, जिसकी वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो इसके गिरने का खतरा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब गिर सकता है ये, बस यही बात वो कर रहे हैं आपसे। तो बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या चीज जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास और सपोर्टिंग पॉइंट जो है वो एक ही वर्टिकल लाइन पे एक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, गिरेगा नहीं। तो ये स्टेबिलिटी केस है और ये कह लें कि अनस्टेबल है, इसमें स्टेबिलिटी लो है, इसमें स्टेबिलिटी हाई है। इस तरह से आप एमसीक्यू याद रख सकते हैं। लो जी, उसके बाद टॉपिक नंबर 4.12 में फिर से यही बातें डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन वो डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है, डायग्राम, टॉयस, खिलौने की बात कर रहा है। ये आप अक्सर देखते हैं, जैसे यहाँ ए डायग्राम में खिलौना देखें, इसमें देखें, अब ये जो आपको एक पैराबोलिक पाथ में ना ये एक आपको वायर नज़र आ रही है, इसके साथ देखें ये वेट ऐड अप किए गए, ये वेट अटैच किए गए, ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ज़रा लो बने। अगर ये अटैच नहीं करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लो नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इस बंदे के गिरने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेट ऐड कर दिए ना, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ज़रा नीचे आ जाएगा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब भी करेंगे ना, तो ये खिलौना थोड़ी देर के बाद या कुछ मोमेंट के बाद फौरन स्टेबल हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इस खिलौने को इसी तरीके से बनाया गया, इसके पीछे जो फिजिक्स है उसके वेट ऐड कर के ना, कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है ना वो पीवट पॉइंट से नीचे लाई करे। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट पीवट पॉइंट से नीचे लाई करे ना, तब वो चीज़ स्टेबल हो जाती है, ये याद रखें, ठीक है ना। ये बात आगे कहीं थ्योरी में लिखेगा, आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको भी याद करवा दी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इस डायग्राम में देखें बी में, इसमें भी यहाँ पे वेट ऐड किया गया। अगर ये ना करे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहीं ऊपर लाई करेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, गिर जाएंगी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा छेड़पंगा करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और गिर जाएंगी। लेकिन इस खिलौने को इस अंदाज से सेट किया गया ये वेट ऐड अप करके कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो है वो पीवट पॉइंट से क्या करे, नीचे लाई करे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप इसको डिस्टर्ब भी करेंगे, हल्का सा छेड़पंगा करेंगे तो डिस्टर्ब जरूर होगा, लेकिन एक दो मोमेंट के बाद, कुछ देर के बाद वो फौरन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, क्योंकि उसको सेट ही इस अंदाज में किया गया है। इसी तरह से ये सी डायग्राम है, ठीक है। तो बहरहाल इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें कोई एमसीक्यू शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात नहीं की गई, इन्फॉर्मेशन बेस्ड बातें की जा रही हैं, ये आपके प्रैक्टिकल सारी चीज़ें अक्सर आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैं जो बात कर रहा था ना वो मेंशन की गई है, इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखें, दीज टॉयज आर बेसिकली इन कंप्लीटली स्टेबल स्टेट एंड देयर सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन बिलो द पिवट पॉइंट। कि इन सारे खिलौनों का जो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पीछे जो फिजिक्स है वो यही है कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन बिलो द पिवट पॉइंट, कि पिवट पॉइंट से बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को सेट किया गया, रखा गया है वेट वगैरह ऐड अप करके, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। बस ये एक बात इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह अगले पेज पे, पेज नंबर 97 पे फिर से आपके पास यहाँ पे खिलौने की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ पे भी वही बात है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बस आपको मेन जो चीज़ थी ना वो आपको बता दी है। यहाँ पे देखें, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है कि भाई यहाँ से ना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो रेसिंग कार की दी जा रही है, यहाँ से एमसीक्यू आता है, बस ये याद रख लें। कहता है टू इनहेंस
यानी कि बढ़ाने के लिए, द स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑफ अ रेसिंग कार की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इट्स सेंटर ऑफ मास इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा पॉसिबल होना तो हम रेसिंग कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को लो रखते हैं ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि उनकी स्पीड होती है हाई, तो गिरने के चांसेस क्या होने चाहिए, कम। तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फायदा है, चीज़ गिरेगी नहीं, इधर उधर फिसलेगी नहीं, ठीक है, ज़मीन के साथ ऐसे समझें कि चिपक के रहेगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट इधर क्या रखा जाता है, लो। तो अब ये जो टायर्स बने हुए हैं देखें, ये टायर्स, ये इस बेस एरिया से ना, ये इसका जो फ्लोर है ये सारा, इससे बाहर रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि ये व्हील उस वेट के अंदर एडअप ना हो सके। और जब इस वेट के अंदर अगर एडअप हो गए तो फिर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट चेंज हो जाएगा, अपनी पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी, तो फिर कोई खतरा हो सकता है। तो लिहाजा इसको बाहर निकालें इस वेट को, ठीक है, ताकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लो हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वही बात आगे वो कर रहा है, इट्स बेस एरिया इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय कीपिंग इट्स व्हील आउटसाइड ऑफ इट्स मेन बॉडी। ये जो मेन बॉडी आप फ्रेम देख रहे हैं ना, इससे बाहर व्हील्स को रखा जाता है, ठीक है, बेस एरिया, ठीक है, आल्सो इंक्रीज बाय कीपिंग इट्स व्हील, ताकि उसके बाहर रख के ना ज़रा बेस एरिया को इंक्रीज कर दें और फिर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है ना वो लो लाई करे, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बहरहाल यहाँ तक बस आप याद रखेंगे, सेंटर ऑफ मास इज केप्ट एज लो, कि रेसिंग कार की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, सेंटर ऑफ मास को लो रखा जाता है। बस ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखिएगा। आगे फिर से इसकी एक सब टॉपिक है जी, रोटेशनल मोशन वर्सेस द ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन आपको पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, यहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट या एमसीक्यू बने, ये भी इंफॉर्मेशन ही है सिर्फ, कि वो आपको बताना चाह रहा है कि जिस तरह से आपने वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसी तरह फोर्स है, मोमेंटम है, ये सारी वो कहते हैं चीज़ें जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना लीनियर फॉर्म में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, सही है, उसी तरह की से सारी चीज़ें अब आप रोटेशनल मोशन में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम वेलोसिटी जो रोटेशनल मोशन में होगी उसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी काउंटर पार्ट है ना, वेलोसिटी का काउंटर पार्ट क्या होगा बेटे, एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या होगा, टॉर्क। एंगुलर अपना काउंटर पार्ट क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इसको कहते हैं। इसी तरह मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर फॉर्म में वो मोमेंटम क्या होगा, जो लीनियर मोमेंटम हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। लीनियर मोमेंटम का मतलब P इज इक्वल टू एम वी था, ठीक है, बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। अब बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, सर्कल में मूव करेगा, तब आप मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, तो वो आपका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम नहीं होगा बल्कि वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो इस तरह से वो आपको चीज़ बता रहा है कि रोटेशनल मोशन में ये सारी चीज़ें अब आएंगी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है या टॉर्क है, ठीक है। आगे वो कहता है कि बेटे यहाँ से देखिएगा कि ये तो ट्रांसलेशनल मोशन पहली होगी, फिर रोटेशनल मोशन होगी। अब वो यहाँ से आपको बता रहा है कि जैसे फोर्स है ना, फोर्स, तो फोर्स इज द एनालोगस ऑफ टॉर्क या टॉर्क इज द एनालोगस ऑफ फोर्स। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था इस चैप्टर के कि अगर देखें बॉडी पे अगर आप इस तरह का पुश अप्लाई करें कि होल बॉडी मूव कर जाए स्ट्रेट लाइन में, तो ये पुश कहलाता है फोर्स। और अगर आप इस बॉडी पे ऐसा पुश अप्लाई करें कि बॉडी टर्न कर जाए, ऐसे घूम जाए, तो फिर पूरा बॉडी आगे स्ट्रेट लाइन में मूव ना करे बल्कि टर्न करे, रोटेट कर जाए, तो वो आपका पुश कहलाता है टॉर्क। तो अब देखें स्ट्रेट लाइन में वही पुश फोर्स है, लेकिन रोटेशनल फॉर्म में वही पुश क्या बन गया, टॉर्क बन गया। तो टॉर्क इज द एनालोगस ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क रिलेट करता है फोर्स से। जो सर्कुलर मोशन में जब भी आप फोर्स को डिस्कस करेंगे तो उसका नाम टॉर्क होगा, बस ये जहन में रखें। लीनियर फॉर्म में जब आप पुश को डिस्कस करेंगे फोर्स, तो वो फोर्स ही रहेगी। बात समझ आ गई ना बेटे। तो अब वही कि अगर आप एंगुलर फॉर्म में हैं तो फर्स्ट लॉ को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, सिर्फ जहां पे आप फोर्स का वर्ड यूज कर रहे थे वहां पे आप टॉर्क का वर्ड यूज करेंगे। तो ये देखें, ये बात वहीं पे लिखी जा रही है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसी तरह से यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। अब आ जाए जी आगे, मोशन ऑफ सर्कल। यहां से आपसे छोटी जी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और एमसीक्यू भी बन सकता है। ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन ऑफ अ इन अ सर्कल। कहता है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में बेटे मूव करता है, ठीक है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉ एट दैट पॉइंट। तो कहता है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होती है, टेंजेंट टू द पॉइंट होती है। बस जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट टू द पॉइंट, बस ये याद रख लें।
टेंजेंट टू द पॉइंट। टेंजेंट टू द पॉइंट का मतलब ये है कि देखें अगर आपका बॉडी यहाँ पे है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहे हैं ना, तो बॉडी अगर इस पॉइंट पे है ए पे, तो इस पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट टू द पॉइंट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें ये आ गई। अब ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, टेंजेंट टू द पॉइंट। पता कैसे चलेगा टेंजेंट है, ये सेंटर मान लें, यहां से देखें ये रेडियस आ गया, तो ये देखें एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। टेंजेंट का मतलब वही 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसी तरह जब बॉडी यहां पे पहुंचेगा, ये इस पॉइंट पे, सही है। अब इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे अगर आपको इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आप इसी पे टेंजेंट टू दी पॉइंट लाइन ड्रॉ कर दें। ये देखें, तो इस पॉइंट पे ही हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई पॉइंट बी पे। इसी तरह जब बॉडी यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट को सी कह लेते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर आपको बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम करनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट टू द पॉइंट। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये देखें ये, तो ये आपके पास इस पॉइंट सी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसी तरह पे यहाँ पे आएंगे तो ये पॉइंट सपोज करो डी है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंट टू द पॉइंट। तो इस तरह से वो कहता है सर्कुलर पाथ में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट टू द पॉइंट होती है। सही है। अब इसके साथ साथ अगली बात भी याद रख लें जो यहाँ पे की जा रही है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना, तो उस बॉडी पे लगने वाली फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना, वो टूवर्ड द सेंटर होगी। ये है सेंटर। तो देखें इस पॉइंट पे है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ये देखें ये फोर्स की डायरेक्शन है। ये कौन सी फोर्स है आगे बताएंगे आपको, अभी सिर्फ याद रखें ये फोर्स की डायरेक्शन है। अभी आगे आ जाएगा कि ये कौन सी फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना, वो आगे आप पढ़ते हैं। इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी टूवर्ड द सेंटर। इस पॉइंट पे पहुंचे तो ये देखें ये फोर्स की डायरेक्शन है टूवर्ड द सेंटर। इस पॉइंट पे हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन है टूवर्ड द सेंटर। तो ये तीन बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर हो गया जी। अब आ जाए अगले पेज पे। लो जी, अब है सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक। ये जो सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करके आ रहे हैं ना, उसी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। वो जो एफ हम कह के आ रहे हैं कि सर्कुलर पाथ में कि उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगी, वो फोर्स कौन सी है बेटे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन होती ना, फिर ये टॉपिक लॉन्ग बन जाता। अभी फिलहाल ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वैसे पंजाब बोर्ड वाले अगर चूस मार दें तो फिर ये लॉन्ग दे सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, ठीक है। शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले डेफिनेशन देखें बेटे, ये आप बॉक्स वाली डेफिनेशन तैयार करेंगे, ये थोड़ी लेंथी हो जाती है, ये ज़रा शॉर्टकट हो जाती है, तो रट्टा आसानी से लग जाता है, लेकिन समझना है आपने। द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड। कहता है एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है या जो फोर्स वजह बनती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। यानी कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना बेटे, तो कौन सी वो फोर्स है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव किए जा रहा है। इस पॉइंट पे अगर बॉडी है तो ये टेंजेंट टू दी पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पे इस बॉडी पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर। तो ये है फोर्स। तो ये जो फोर्स है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव किए जा रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो यही बात तो यहाँ पे कह रहा है कि देखें कांस्टेंट स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने की जो फोर्स वजह बनती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बात समझ आ गई। अब उसका मैथमेटिकल रिलेशन है, पहले वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ये बात जरूर लिख दीजिएगा। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम, सपोज करें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है उसका मैस क्या है एम, मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यहाँ पे ना कांस्टेंट वेलोसिटी का वर्ड यूज नहीं करना, स्पीड का वर्ड यूज कर सकते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना तो एक जैसी स्पीड से घूम रहा होगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कहनी। कांस्टेंट वेलोसिटी कह दी तो बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सर्कल में ना वेलोसिटी की डायरेक्शन में हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। देखो इस पॉइंट पे बॉडी होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे बॉडी होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे बॉडी होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट, और इधर बॉडी होगा तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोलना, कांस्टेंट स्पीड कह सकते हो कि उस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है ना घूमने की, ये इस तरह से वो एक ही स्पीड से घूम सकता है, जैसे फैन घूम रहा होता है एक ही स्पीड से। ठीक है, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में देखें तो डायरेक्शन भी आ रही है, तो डायरेक्शन में क्या आ रहा है, चेंज, तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी रेडियस आर।
तो सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस r होता है। ये तीन बातें यहाँ पे नजर आ गई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को बेटे एफ सी से शो करते हैं। एफ और सबस्क्रिप्ट में लिख दें सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। बड़ा करके नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखना है एफ और साथ में छोटा सा सबस्क्रिप्ट में सी लिखा जाएगा। इसको छोटे जैसे जो करके लिखे जाए इनको सबस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो एक्टिंग इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन। तो डायरेक्ट आपकी बुक में ये फार्मूला दिया गया, वैसे इसका प्रूफ भी है, लेकिन आपने डेरिवेशन नहीं करनी, आपकी बुक में नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसको रट्टा लगा लें, यहाँ से ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। और अगर शॉर्ट आएगा तो फिर आप सिर्फ ये डेफिनेशन लिखेंगे प्लस ये फार्मूला जरूर लिखेंगे, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एम क्या है मैस, वी क्या है वेलोसिटी, यही टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ली जा रही है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या है आपके पास आर। अब हम तो बात करते आ रहे हैं ना एंगुलर की, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, और यहाँ देखो वेलोसिटी क्या आ रही है, लीनियर। तो लिहाजा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का वो फार्मूला चाहिए जिसमें हमें पता लगे कि वाकई बॉडी सर्कुलर पाथ में है, एंगुलर फॉर्म में है, रोटेशनल मोशन में है। तो उसके लिए इस वी को आप खत्म कर सकते हो। आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो ना, तो इसलिए मैं आंसर दे देता हूँ। ठीक सर जी, यहाँ तो लीनियर वेलोसिटी आ रही है, आप कह रहे हैं बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव किया जा रहा है, तो रोटेशनल फॉर्म में, एंगुलर फॉर्म में यहाँ वी नहीं होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स शो करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं ओमेगा से। ओमेगा जैसे W होता है ना, वैसे ओमेगा होता है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। तो वो हमें ओमेगा यहाँ नजर आना चाहिए। तो उसके लिए आप याद रख लें नोट कि जो V होता है ना, V लीनियर वेलोसिटी, ये होती है बेटे R ओमेगा के बराबर। R रेडियस है और साथ में ये क्या है ओमेगा। ओमेगा का मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक है ना। आगे चल के आप पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रख लें V इज इक्वल टू आर ओमेगा। R रेडियस है, V लीनियर वेलोसिटी है ये वाली, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। जब आप यहाँ पुट करेंगे ना, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें ये बन गया एफ सी इज इक्वल टू एम, वी की जगह लिखें आर ओमेगा और ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो अब देखें ये एम आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ओमेगा का भी स्क्वायर, अलग अलग लिख दें डिवाइड बाय आर। एक आर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक आर बच गया और साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का असल फार्मूला, ठीक है। यानी कि बात जारी सी बात है, जब आप सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ में ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। अब देखें इसमें लीनियर वेलोसिटी आपको नजर नहीं आ रही कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो, बल्कि ये देखिए ओमेगा नजर आ रहा है, इसका मतलब बॉडी वाकई सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला ये है, तो ये लाजमी याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटे, क्लियर है। लो जी टॉपिक खत्म हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आएंगी, आगे सोर्सेज आएंगे, वो देख लें, लेकिन उससे पहले ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है 4.5, ठीक है, न्यूमेरिकल में आ सकती है। मैथ्स हमें दिया गया है ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट कर लें, 1000 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो केजी में मैथ्स आ गया। वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में दी गई है, ठीक है, ऐसे यूनिट में है। रेडियस 1.2 मीटर है। कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करें। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर ओमेगा देता तो फिर ये वाला फार्मूला लगा लेते, ठीक है। अब वी दे रहा है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, बस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान है ना। अब आ जाए सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि एग्जांपल्स के तौर पे भी आप ये मेंशन कर सकते हैं, या वो हेडिंग मेंशन कर दे, सोर्सेज बताएं तब भी आप बता सकते हैं। पहला देखें, जैसे वो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके हाथ में क्या है, स्ट्रिंग, रस्सी। तो रस्सी के साथ ना उसने एक पत्थर को बांध दिया, अटैच कर दिया, एक स्टोन है उसको कनेक्ट कर दिया। अब वो इस रस्सी को ना अपने हाथ से ऐसे ऐसे घुमाई जा रहा है, अक्सर हम ये करते भी हैं एक्टिविटी, ठीक है ना। तो जब ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में इस रस्सी को घुमाएगा तो अब देखें ये स्टोन इस रस्सी से टूट के कहीं इधर उधर नहीं गिर रहा, बल्कि सर्कुलर पाथ में घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। इसका मतलब इस पत्थर को इस सर्कुलर पाथ में किसने रखा हुआ है, बाउंड करके, सेंट्रीपिटल फोर्स ने रखा हुआ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाई जा रही है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहाँ से है, सवाल ये पैदा होता है। तो फिर याद रख लें, जब स्ट्रिंग की बात आए ना, ये MCQ पक्का आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। ये आ सकता है कि स्ट्रिंग वाली जब बात की जा रही हो तो उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होती है ना, वो टेंशन पैदा करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखिए ना यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई है भाई, तो आप कहेंगे
कि जब देखें ना स्टोन इस रस्सी के साथ आप कनेक्ट करेंगे और इसको घुमाएंगे तो रस्सी के अंदर खिंचाव पैदा होगा, टेंशन, जिसको क्या कहते हैं, टेंशन, टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। टेंशन मीन फोर्स ही है, ठीक है। तो वो टेंशन की वजह से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होगी। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को किसने पैदा किया, टेंशन ने, जो रस्सी के अंदर खिंचाव आया है उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस की है। तो जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमी जा रही है पत्थर। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स दी सेंटर रहेगी, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कर रही है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे टेंशन क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो अब देखें वही बात है, लेकिन उसको थोड़ा सा उसने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पे मेंशन भी कर दिए पॉइंट्स। ये पॉइंट पी पे एक स्टोन है, उसको इस पॉइंट पे अगर चेक करें तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट, तो वो ये आ गई वी। और इसी पॉइंट पे अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेक करें तो वो होगी टूवर्ड द सेंटर, तो ये देखें टूवर्ड द सेंटर आ गई। ये टेंशन है टी जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा किया है, तो आप एफ सी भी लिख सकते हैं। अब ये बॉडी पत्थर बाहर क्यों नहीं गिर रहा, ना अंदर गिर रहा है ना बाहर गिर रहा है, क्योंकि डेयरसोंस एक्शन का रिएक्शन तो होता है ना। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है तो इसी पत्थर पे उसी मोमेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगती है, मैग्नीट्यूड में सेम होती है, डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो ये देखें ये अंदर की तरफ लग रही है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये बाहर की तरफ लगेगी, तो उसके साथ माइनस का साइन लगा दें। अब देखें दोनों फोर्सेस क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी ना तो बाहर निकलेगा ना ही अंदर गिरेगा, बल्कि सर्कुलर पाथ में बाउंड रहेगा, घूम ही जाएगा। हाँ अगर ये एक्ट ना करे तो फिर जैसे ही ये फोर्स खत्म होगी तो ये पत्थर जो है इस सर्कल से बाहर निकल जाएगा, टेंजेंट टू द पॉइंट। ये भी पूछ सकता है कि जब अगर अगर सपोज करो रस्सी टूट जाए, रस्सी यहां से टूट जाए तो पत्थर किस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, आप कहेंगे टेंजेंट टू द पॉइंट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां से ये एमसीक्यू भी बन सकता है। देखें बातें अगर आप गौर से सुन रहे हैं ना फिर तो ये टॉपिक आपको हो जाएगा क्लियर। अगर आप कहेंगे कि नहीं जी आवाज पे तवज्जो नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप तवज्जो नहीं देंगे, फिर आपको अजीब लगेगा टॉपिक, आप कहेंगे जी समझ नहीं आई। बेटे अगर आप ऑडियो सुन के समझ लेते हैं ना, यकीन करें इससे आपका दिमाग बड़ा तेज होगा। आप सिर्फ ऑडियो सुन के अगर टॉपिक को समझ लेते हैं तो आपसे बड़ा कोई जिनिस हो ही नहीं सकता। आप यही प्रैक्टिस करें कि जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ अल्फाज की तरफ तवज्जो दें। अगर ये आप पिक करेंगे तो कल को आपको कोई हल्की सी भी सिर्फ साउंड सुनाई देगा ना तो फौरन आप समझ जाएंगे यार ये बात हुई है। ये नहीं कि यार हमारे सामने पहले बंदा पेश करो, वो जैसे एक्शन करेगा फिर हमें बात समझ आएगी, ना ना ना। अगर मजबूरी पड़ जाए सिर्फ साउंड से चीज़ों को समझना हो तो उसके लिए दिमाग को तो पहले एक्टिव करो ना। तो इसीलिए मेरी बातें गौर से सुनिएगा। लो जी ये एग्जांपल खत्म होगी। इसी तरह से आगे एक और एग्जांपल भी मेंशन की गई है। जैसे वो कह रहे हैं अर्थ के अराउंड ना एक सैटेलाइट है, वो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व किए जा रहा है, ना वो बाहर गिरता है ना अंदर गिरता है। तो इसका मतलब अर्थ और सैटेलाइट के बीच में यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है, या कह लें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। क्या बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या किया जाए, ऑर्बिट में रिवॉल्व किया जा रहा है। बस ये वजह है। तो अगर वो पूछ ले अर्थ और सैटेलाइट के बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स को किस चीज ने पैदा किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आ गई, तो आप कहेंगे अर्थ और सैटेलाइट के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा किया है। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ये बात यहां पे लिखी हुई है, देखें ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है बात, बस ये बात याद रखें। इस तरह और बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं, 2-3 मैंने दे दिए, बहुत है, आगे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वॉशिंग मशीन की भी एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, तो ये जो अब आप इसके अंदर कपड़े डालेंगे ना तो ये रोटेट करेगा सिलेंडर, तो फिर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दीवार है, जो साइड पे दीवार है इसके अंदर ये सुराख लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब कपड़ा लगेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होगी। सही है ना, जो बात यहाँ पे मेंशन की होगी इसको देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है फ्रिक्शन बिटवीन द क्लॉथ एंड ड्रम वॉल्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लाइन आ गई। ठीक है जी यहाँ तक। और इसी तरह क्लास में भी एग्जांपल दी गई है। बहरहाल टॉपिक आपका एंड हो चुका है। लो जी चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद चैप्टर 5 की तरफ जंप करेंगे। इंशाल्लाह सिलेबस आपको कंप्लीट कवर करवाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।